हेलो, हेलो। Good morning, sir. Good morning, everybody. मेरे पास शर्ट नहीं है एक्चुअली। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ 2 सर्किट्स और स्टडी करेंगे। एक हम सर्किट स्टडी करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन पूछना था सर, थोड़ा छोटा सा है। बिल्कुल पूछिए। सर, जो आपने ट्यूट शीट दी थी सर, उसमें एक था इन्वर्टिंग इनपुट और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, तो सर उसका आंसर एम्पलीफायर के टर्म्स में करना है ना सर? एक मिनट रुकिए, हम ओपन कर लेते हैं उसको, फिर आपको बताते हैं क्या ये है। सर उसमें थोड़ा डाउट आ रहा है सर, वो वाला पार्ट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। ये कौन बोला? कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं सर फर्स्ट क्वेश्चन का सर सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इन्वर्टिंग इनपुट एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, फर्स्ट क्वेश्चन सर। फर्स्ट, यही तो है फर्स्ट क्वेश्चन ना। यस सर, ये व्हाट इज ऑपरेशनल। अच्छा, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय इन्वर्टिंग एंड नॉन Yes, sir. इन्वर्टिंग। हाँ, तो इसमें आपको बस नहीं ये एक्सप्लेन करना है कि जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो हम कौन सा टर्मिनल यूज कर रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल पे इनपुट दे रहे हैं, इन दैट केस जो आउटपुट यस सर, वही। हाँ वही यस सर, वही explain लिखा है सर, वही उसमें टर्मिनल नहीं था, वही टर्मिनल। और सर एक चीज और बता दीजिए हाँ सर, ये सेकंड वाले में क्वेश्चन था, स्टेट द इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैन परफॉर्म।
तो सर इसमें यही लिखना है ना सर, कि क्या कहते हैं, द ऑपरेशनल एम्पलीफायर वाज नेम्ड बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू परफॉर्म सेवरल मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल बिल्कुल बाय कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सर ये पार्ट लिखना है या फिर कुछ और लिखना है? नहीं नहीं, यही लिखना है कि क्या मैथमेटिकल ठीक है ऑपरेशंस सर, कर थैंक सकता है ओपैम्प। ठीक है, तो सिंपली हम लोगों ने जैसे पढ़ा है, समर पढ़ लिया कि सम भी कर रहा है, डिफरेंस पढ़ लिया, डिफरेंस भी कर रहा है, इंटीग्रेट भी कर रहा है, तो यही सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जो ओपैम्प परफॉर्म कर सकता है। सर वो थैंक यू इनपुट सर। स्टेज और आउटपुट स्टेज नहीं लिखना है किसमें? सर? क्वेश्चन नंबर 2 जो वो पूछ रहा था, उसका जो ब्लॉक बनेगा सर, इनपुट और आउटपुट स्टेज वाला बनेगा ना? हाँ हाँ, ये जो ब्लॉक डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले बताया था आपको कि इनपुट था, फिर इंटरमीडिएट स्टेज थी, फिर आपका एमिटर फॉलोवर। सर तो इसका कोई वो सर रोल ये नहीं लिखना डायग्राम है बनाया इसका? है नहीं, अब सर, देखिए ये केवल ठीक ड्रॉ है। करने के लिए तो ड्रॉ करिए, अगर उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी आता है तो एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो यहाँ हमने सिर्फ ड्रॉ करने के लिए पूछा है, सर आप ये draw वाला करिए। बनाना था ना? सर ये बनाया है। हाँ हाँ, ठीक ठीक, सही। हाँ वही बढ़िया, ठीक। जो ब्लॉक डायग्राम हमने शेयर किया था, वही सेम ब्लॉक डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करना है। एंड सर ये वाला हम शो कर दे रहे हैं, आप लोग रुक के वेट करिए, मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ उसको। ओके सर। दिख रहा है ना आप लोगों को? ये जो ब्लॉक डायग्राम बताया था, इस ब्लॉक डायग्राम की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्लियरली लिखा हुआ है ब्लॉक डायग्राम, इसके अलावा और कोई भी ब्लॉक डायग्राम आपको नहीं बताया गया है। तो आप बस सर यही आप ये वाला copy- भेजे नहीं है नोट्स? हाँ ये वाला तो बनाया है। ये भेजा है नोट्स मैंने, ऐसा कैसे हो सकता है ये कि सर भेजा है। हुआ है? आप चेक अच्छा करिए। इसमें सर मैंने चेक डायोड नहीं के किया होगा अंदर फिर। वो रिप्रेजेंट कर दिया है हम। अच्छा, हाँ ये हो सकता है, शायद हो गया हो, वो बाई मिस्टेक हो सकता है, हो गया हो, अगर डायोड में ही शेयर हो गया हो, बट हमने यूनिट सेकंड यूनिट में डाला होगा। चलिए कोई बात नहीं, नोट्स नहीं मिला है तो आपस में शेयर कर लीजिए व्हाट्सएप के थ्रू। सर थोड़ा सा और स्क्रॉल कीजिएगा नीचे। सर एक चीज और पूछना था आपसे सर, जो पुरानी वाली हम लोगों ने लाइब्रेरी से संजय शर्मा बुक ली है सर, इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये सब टर्म ही नहीं दिया सर, ये टॉपिक ही नहीं, उसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर दिया और थोड़ा सा ही दिया है। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये ओपैम्प तो ये समझ सर वो लीजिए जब से 2005 मैंने जो एडिशन ली है। है उसमें है। सर मैंने 2008 एडिशन इसमें है सब। मैंने भी संजय शर्मा की ना? 2008-9 ली है। हाँ होगा पुराने में नाइन भी, है मेरा, चाहे 9 है। 5 का भी हो, क्योंकि ये ओपैम्प सदियों से चला आ रहा है, जब से इंजीनियरिंग में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। 8 की वायर केस अगर हो नहीं सकता है सर, तब कोई मैंने बात थोड़ा नहीं, कम ही देख लिया, तब दोबारा देख लेंगे सर हाँ आज दोबारा सारा। देख लीजिए, अदरवाइज नोट्स दे रहे हैं, नोट्स सफिशिएंट है, फिर भी नहीं मिलता है, हमें ये सर बताइएगा, नोट से हम तो देख लिया सर। स्नैपशॉट शेयर कर देंगे आपको। ठीक है, या आप अपने ओके सर, कलीग थैंक से यू जो है, जितने जो आपके क्लासमेट्स हैं उनसे जो है बोल दीजिए, वो लोग आपको जो है नोट्स की स्नैपशॉट शेयर कर देंगे। हालांकि हमारे पास में जो है इसकी लेटेस्ट भी आ गई है एडिशन, जो लेटेस्ट आया हुआ है इस समय, आप लोग चाहें तो वो भी परचेज कर सकते हैं, अगर किसी ने परचेज करना कोई चाहे तो। सर 2015 वाली है सर। कोई बात नहीं, संजय सारी शर्मा की बुक्स बात कर रहे देखिए, हैं। सारी बुक्स सेम है। देखिए ये बुक आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये जो है लेटेस्ट आई हुई है बुक, इसी नेम से है, जो सब्जेक्ट है आपका इमर्जिंग डोमेन इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये बुक इनकी Yes. है संजय शर्मा की। ठीक है, तो ये बुक भी आप लोग जो है अगर इन केस कोई लेना चाहे, परचेज करना चाहे, तो आप लोग परचेज भी कर सकते हैं, वरना तो बॉयलस्टेड जो है वो सबसे अच्छी बुक है। मेरे पास तो बहुत पुराने 13-14 की है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस देखिए बात क्या है ना कि जो ये इस समय जो मेरे पास में बुक है, इस बुक में आपको वो टॉपिक्स मिल जाएंगे जो इस बार नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि आईओटी हुआ है, और एक दो चीज़ें और जो नई आई हैं इसमें, आईओटी आया है, इंट्रोडक्शन टू आईसी टेक्नोलॉजी, और वायरलेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सब कुछ टॉपिक्स हैं जो इसमें मिल जाएंगे आपको। अदरवाइज मोर देन 50% सिलेबस आपको उस बुक में मिल जाएगा, 70% तक का सिलेबस आपको मिल जाएगा, जो भी बुक आपके पास है उसमें। थोड़ा बहुत जो नहीं मिलेगा, हम तो नोट्स आपको सभी सब टॉपिक्स के प्रोवाइड करेंगे ही,
बाकी कोई दिक्कत होती है, हो सकता है तब तक कॉलेज ओपन हो जाए या कुछ हो, या आप लोग कभी भी विजिट करने आइए, हमसे मिल लीजिएगा डिपार्टमेंट में आकर के, हम आपको गाइड कर देंगे या फोटोकॉपीज प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करें? यस सर। यस सर। तो आज हम दो टॉपिक स्टडी करेंगे, एक इंटीग्रेटर स्टडी करेंगे और एक डिफरेंशिएटर स्टडी करेंगे। इंटीग्रेटर का काम क्या होगा कि ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करेगा ओप एम्प में, जो भी इनपुट सिग्नल हम अप्लाई करेंगे उस इनपुट सिग्नल को इंटीग्रेट करके आउटपुट पे प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले तो हम इसका सर्किट देख लेते हैं। इनपुट आपका नेगेटिव टर्मिनल पे ही अप्लाई होगा, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे ही, एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे हम ग्राउंड कर देंगे। एक ये रेजिस्टेंस लगाया, यहाँ से हम इनपुट अप्लाई कर देंगे VI, और जो फीडबैक हम कनेक्ट करते हैं इस फीडबैक में हम रेजिस्टेंस ना लगा करके एक कैपेसिटर लगा देंगे यहाँ पे, कैपेसिटर C, रेजिस्टेंस R। इस वोल्टेज को मान लीजिए हम कह देते हैं V2, और ये वोल्टेज हो गया V1। तो सबसे पहले ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा कि V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप लोग जब भी नोट्स बनाएंगे ये जो स्टेटमेंट्स हम आपको बता रहे हैं ये स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं, डायरेक्टली इस तरह से डेरिवेशन नहीं करेंगे। एक लाइन में यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन बन गई। सेकंड हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में अप्लाइंग KCL एट दिस नोड, इस नोड को नाम दे दीजिए A नोड, एंड अप्लाइंग KCL एट नोड A। और KCL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए इस करंट को हम कह देते हैं I1, और ये करंट हमारी क्या है, फीडबैक करंट, जिसे कि हम IF से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो करंट है जो ओप एम्प के अंदर जा रही है ये करंट हमारी 0 होती है आइडियल ओप एम्प में। तो देयरफॉर अगर हम KCL अप्लाई कर रहे हैं नोड A पर तो I1 इज इक्वल्स टू IF, जैसा हम अभी तक सभी सर्किट्स में करते आए हैं। अब करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो I1 इस रेजिस्टेंस R के थ्रू फ्लो होने वाली करंट है, तो इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो रही हो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, VI माइनस V2 अपॉन R, मतलब रेजिस्टेंस R के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है VI माइनस V2 इक्वल्स टू, अब IF करंट क्या है, ये कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट। तो अब रेजिस्टेंस के थ्रू थी तो हम सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते थे डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट की इक्वेशन देखनी होगी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर है तो उस कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट को अगर हम IC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इट विल बी इक्वल्स टू C dV अपॉन dt। ये पढ़ा है आप लोगों ने, बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। यस सर। ठीक, तो यही इक्वेशन यस हम यहाँ सर। पर अप्लाई कर देते। तो अब IC हमारी हो गई IF, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, C D अपॉन dt, एंड वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज हम लेंगे इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा,
V2 माइनस V0। तो यहाँ भी हम लिखेंगे V2 माइनस V0। सर आवाज बहुत स्लो आ रही है सर, सही नहीं। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम V2 की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। V2 की वैल्यू को अगर 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म जो V2 है, ये कहाँ से 0 पुट करेंगे, ये वर्चुअल ग्राउंड जो हमने स्टडी किया। तो अब हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में Vi अपॉन R एंड इट विल बी इक्वल्स टू C D अपॉन dt और इनटू द ब्रैकेट क्या आ जाएगा, माइनस V0। तो हम यहाँ पर V0 लिखते हैं एंड माइनस साइन को बाहर पुट कर देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमें आउटपुट वोल्टेज का एक्सप्रेशन यहाँ कैलकुलेट करना है और ये देखना है कि इंटीग्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, आउटपुट वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, यानी d अपॉन dt of V0 and it will be equals to Vi upon R multiplied by C और माइनस साइन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर दोनों साइड में विद रिस्पेक्ट टू dt t इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देंगे दोनों तरफ। और जैसे ही हम विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे, आपके लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आ जाएगा, सिर्फ V0 एंड राइट हैंड साइड पर क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन RC, बिकॉज R एंड C आर कांस्टेंट एंड ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा टर्म, और इंटीग्रेशन लगेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे Vi और dt। ठीक है, बिकॉज जो Vi है, Vi जो है, हम यहाँ पर AC सिग्नल की बात कर रहे हैं, तो इनपुट वोल्टेज हम इस तरह का अप्लाई करेंगे जो चेंजिंग इन नेचर होगा, जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो ये t के लिए वेरिएबल है और अंदर इंटीग्रेशन में आ जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट होकर के आ रहा है, दिस वोल्टेज इज इंटीग्रेशन ऑफ इनपुट वोल्टेज। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो सर। सर थर्ड स्टेप से एक बार बता दीजिए। थर्ड स्टेप मतलब ये वाला। हाँ सर। देखिए, कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है, कैपेसिटर थ्रू फ्लो होने वाली करंट को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, IC इक्वल्स टू C dV अपॉन dt। और यहाँ पर हमारे पास में, क्योंकि ये हमने KCL अप्लाई कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में, I1 इक्वल्स टू IF, तो I1 की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है अपॉन रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, Vi माइनस V2। तो Vi माइनस V2 हम लिखेंगे न्यूमरेटर में एंड डिवाइड करेंगे इसको R से, तो हमारे पास में I1 करंट आ जाएगी। सिमिलरली जब हमें IF करंट कैलकुलेट करनी है, तो वो हम कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट को यहाँ पर लिखेंगे, और कैपेसिटर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या हो जाएगी, C D अपॉन dt, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास में वोल्टेज होगा अक्रॉस कैपेसिटर, और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तो हमें अगेन डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा कि इस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या वोल्टेज है। अब क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो हम V2 माइनस V0 लिखेंगे, ये वोल्टेज हो जाएगा कैपेसिटर के अक्रॉस। तो यहाँ V2 माइनस V0 हो गया। अब इसके बाद में हम V2 की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, बिकॉज ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन V1 0 है हमारे पास में, ये V1 की वैल्यू 0 है क्योंकि ग्राउंड से कनेक्टेड है, देयरफॉर ये V2 की वैल्यू भी 0 होगी। और जब V2 की वैल्यू 0 होगी, हम पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में सिर्फ Vi अपॉन R बचेगा, एंड राइट हैंड साइड में माइनस साइन बाहर आ जाएगा, V2 0 होगा तो ये माइनस V0 सिर्फ बचेगा।
तो माइनस वी नॉट का माइनस बाहर ले लिया एंड डी वी नॉट अपॉन डी टी हो गया। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, क्योंकि हमें वी नॉट के टर्म्स में एक्सप्रेशन चाहिए। तो हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज हम टी के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे। तो इस इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा एंड लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ वी नॉट बचेगा। एंड राइट हैंड साइड पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इन दैट केस क्या होगा, आर और सी तो हमारा रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, तो ये दोनों टर्म्स हमारे ब्रैकेट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, नेगेटिव साइन भी बाहर है, और जो इंटीग्रेशन बचेगा वो सिर्फ वी आई के अक्रॉस बचेगा, तो इंटीग्रेशन वी आई डी टी ये एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा। और इस एक्सप्रेशन से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है, दिस आउटपुट वोल्टेज इज इंटीग्रेशन ऑफ द इनपुट वोल्टेज अप्लाइड, ये जो हम इनपुट वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। बोर्ड क्लियर करें? यस सर। यस सर। यस सर। एक और चीज़ है यहाँ पर कि अगर हम इस इंटीग्रेटर में जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, ये इनपुट अगर हम इस तरह का कांस्टेंट इनपुट अप्लाई करें जिसकी की वैल्यू मान लीजिए कि a या कुछ और वैल्यू है, ठीक, इस तरह का अगर हमने इनपुट अप्लाई किया तो उस केस में जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट किस तरह का आएगा, इंटीग्रेटर का आउटपुट किस तरह का होता है, अगर इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो इट मीन्स जो आउटपुट होगा वो इंक्रीजिंग वे में होगा। बट क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो इसमें माइनस साइन लगा हुआ है, -1/RC, और फिर उसके बाद में फिर इंटीग्रेशन लगा हुआ है, तो इट मीन्स इंक्रीजिंग तो होगा, बट नेगेटिव साइन का मतलब है कि नेगेटिव में इंक्रीजिंग होगा। तो ये वोल्टेज जो आएगा, ये वोल्टेज इस तरह का आएगा इंक्रीजिंग वे में, और इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप ए होगा। और यही इनपुट अगर हम स्क्वायर वेव टाइप का अप्लाई करें, मतलब थोड़ा सा इस तरह का अप्लाई किया, फिर उसके बाद यही वोल्टेज नेगेटिव में हमने इस तरह अप्लाई किया, फिर अगेन पॉजिटिव में, अगेन नेगेटिव में, इस तरह का अगर हम स्क्वायर वेव टाइप का इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में हमारा जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में पॉजिटिव होगा। तो उस केस में हमारे पास में जो आउटपुट होगा वो इस तरह से नेगेटिव स्लोप आएगा सबसे पहले इस वेव फॉर्म के लिए, और इसके बाद में जब ये वेव फॉर्म नेगेटिव हुई तो स्लोप क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा, वोल्टेज पॉजिटिव नहीं स्लोप, तो ये इस तरह से पॉजिटिव स्लोप हो गया, अगेन नेगेटिव स्लोप, अगेन पॉजिटिव स्लोप, तो इस तरह का वोल्टेज हमारा आ जाएगा। तो इंटीग्रेटर सर्किट में अगर हम स्क्वायर वेवफॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट में हमें ट्रायंगुलर वेवफॉर्म मिलेगी। क्लियर कर दें बोर्ड? अब नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो पढ़ेंगे डिफरेंशिएटर सर्किट। अब हम इनपुट का डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएटर डिफरेंशिएटर सर्किट में बस इतना काम करेंगे कि जो हमने अभी तक इंटीग्रेटर पढ़ा है, इंटीग्रेटर सर्किट को बस चेंज कर देंगे, थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे, इनपुट तो हम उसी तरह से अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव को हम करेंगे ग्राउंड,
और जो नेगेटिव टर्मिनल है हमारा, नेगेटिव टर्मिनल पे इनपुट अप्लाई करेंगे। एंड दिस टाइम हम फीडबैक में रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर जो इनपुट में हम रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे थे वहाँ पर हम कैपेसिटर अप्लाई करेंगे। सिर्फ इतना चेंज, केवल कंपोनेंट्स को हम रिवर्स कर रहे हैं। यहाँ पर कैपेसिटर C, रेजिस्टेंस R, ये वोल्टेज अगेन V2, ये वोल्टेज हमारा हो गया V1 एंड V1 इज इक्वल्स टू 0 है, इसीलिए V2 इक्वल्स टू 0 होगा। ये वैल्यू 0 है, देयरफॉर दिस V2 इज इक्वल्स टू 0 एंड जो इसके इनसाइड करंट जा रही है दिस करंट इज 0। इस करंट को हम कह देते हैं I1 और ये करंट हो गई हमारी IF, फीडबैक करंट। डेरिवेशन अगेन वैसे ही हम लोग करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू 0 just because of virtual ground condition. Second, applying KCL at this node. इस नोड पे KCL अप्लाई करेंगे तो करंट I1 will be equals to IF। अब इस केस में हमारे पास में जो I1 की वैल्यू होगी वो करंट हो जाएगी कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होने वाली करंट, और जो IF होगी वो रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होने वाली करंट। तो हम यहाँ पर भी जो एक्सप्रेशंस होंगे वो अकॉर्डिंगली लिख लेंगे। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C D अपॉन dt, जैसा हमने अभी प्रीवियस केस में किया था, और वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, VI माइनस V2 एंड इट विल बी इक्वल्स टू IF की वैल्यू क्या होगी, V2 माइनस V आउटपुट, ये जो यहाँ पर वोल्टेज है V आउटपुट, और अपॉन रेजिस्टेंस क्या लिया हमने, R लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, V2 की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। ये जो दोनों V2 की वैल्यूज हैं ये दोनों वैल्यूज हमारी 0 होंगी ड्यू टू दिस वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन। तो जो इक्वेशन होगी वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, C D अपॉन dt, और इसके साथ में सिर्फ आएगा VI क्योंकि V2 0 हो जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल्स टू माइनस का V0 अपॉन R। V0 को हम एक तरफ रखेंगे, रेस्ट सारे टर्म्स हम शिफ्ट कर देंगे दूसरी साइड। तो V0 विल बी इक्वल्स टू माइनस साइन आएगा और R मल्टीप्लाइड बाई C और D अपॉन dt ऑफ VI। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि जो आउटपुट वोल्टेज है ये आउटपुट वोल्टेज इनपुट का डिफरेंशिएशन आ रहा है। क्लियर? यस सर। वेरी गुड। कोई डाउट तो नहीं इस डेरिवेशन में? सर इसमें हम लोग को बोथ साइड डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ा ना? नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी हमारा कैपेसिटेंस के करंट के इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन ऑलरेडी आ रहा है VI के अक्रॉस, तो हमें यहाँ कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अलग से करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। हमारा आउटपुट जो है वो इजीली आ जाएगा। प्रीवियस केस में जब हम इंटीग्रेटर के लिए सॉल्व करते हैं उस केस में हमें बोथ साइड इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ता है।
यस सर। ठीक है, बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सर्किट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सर्किट में दोनों में एक जगह कैपेसिटर एक जगह रेजिस्टेंस लग रहा है। बस आपको ये याद रखना है कि इंटीग्रेटर में फीडबैक में कैपेसिटर लगाना है, डिफरेंशिएटर में फीडबैक में रेजिस्टेंस लगाना है। सर्किट दोनों याद हो जाएंगे, बिल्कुल सिमिलर सर्किट्स हैं। और यहाँ पर जो आउटपुट वेव फॉर्म होगी वो क्या होगा, वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर ट्रायंगुलर वेव इनपुट पे अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर वेव आएगा, क्योंकि ये जस्ट अपोजिट है उसका। क्लियर करें? ओके सर। यस सर। यस सर। सर अटेंडेंस लिंक नहीं दिया अभी, रुकिए नहीं देते हैं। सर इस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एक्सटर्नल में? एक्सटर्नल में देखिए ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज होता है सभी यूनिट्स का। ठीक है, इक्वल वेटेज, जितनी जो भी यूनिट्स हैं सबका इक्वल वेटेज रहेगा। अब जैसे 20% का वेटेज हर एक यूनिट का है, 5 यूनिट्स हैं, हर यूनिट से 20% का आएगा एग्जाम में। तो आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा, तो सिलेबस देख लेते हैं, पेपर कितने मार्क्स का है एक्सटर्नल। 70 या 100? जस्ट अ मिनट, क्योंकि लास्ट ईयर 70 मार्क्स का आता था पेपर। पेपर आपका 100 मार्क्स का है, तो ये मान के चलिए 20 मार्क्स का हर एक यूनिट से आएगा। सर कुछ फॉर्मेट पता होता है? फॉर्मेट देखिए एक्चुअली क्या है ना कि हर बार चेंज हो रहा है। पिछले साल तक पेपर जो था वो 70 मार्क्स का एक्सटर्नल बन रहा था, तो उसका अलग पैटर्न था। उससे पहले 100 का बन रहा था, उसका अलग पैटर्न था। तो पेपर का जो पैटर्न होता है वो चेंज होता रहता है। इस बार का क्या रहेगा, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है, पैटर्न भी कुछ ना कुछ हो सकता है कि चेंज हो। बाकी जो प्रीवियस पैटर्न्स रहे हैं वो हम आपसे डिस्कस करेंगे लास्ट में, जब सिलेबस हो जाएगा तो हम आपको जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियसली आए हुए हैं उन क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे, आपको शो करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, वो क्वेश्चन पेपर शेयर कर देंगे। सर कब तक स्टार्ट हो सकता है पेपर सर? पेपर का सर तो आज इस ही चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं? 9 मार्च से पेपर्स हैं आप लोगों के। क्वेश्चंस एंड सेमेस्टर? क्या आएंगे, जैसे कि है कि आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को आपको आउटपुट एक्सप्रेशन डेराइव करना है, या फिर न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल्स हम आपको साथ साथ कराते चल रहे हैं। तो सर पेपर कब से स्टार्ट हो सकते हैं सर सेमेस्टर वाले? 9 मार्च, अभी तक जो डेट आई है उसके अकॉर्डिंग 9 मार्च से आपके एग्जाम्स होंगे। देखिए जनरली सेंटर हम लोग कहाँ जाता है? जनरली बीबीडी जाता है सेंटर। कहाँ जाता है? बीबीडी सर सेट में आता है क्या पेपर? हाँ, सेट का मतलब दूर नहीं क्या, जाना मतलब अलग अलग सेट लोगों को मिलेगा। यस सर, कि मेरा अलग होगा और बाकी लोगों का अलग नहीं, पेपर नहीं, होगा, नहीं, जिस तरह बोर्ड्स में आते पेपर सेम हैं। आता है, पेपर सेम आता है, सभी का ठीक पेपर सर। सेम होगा। अब देखिए ये कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, 5 मिनट का टाइम है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट 11.47, यानी इस सर्किट में आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है अगर इनपुट की वैल्यू 3.5 मिली वोल्ट्स है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप का है, इन्वर्टिंग टाइप का।
तो अगर इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है तो हमारे पास में जो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट का एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा, माइनस आर एफ अपॉन आर वन। आर एफ की वैल्यू पता है, आर वन की वैल्यू पता है और वी इनपुट की वैल्यू पता है ये, तो आप वी आउटपुट कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल कैलकुलेशंस करनी है। यस सर। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट 11.48 फॉर एन इनपुट ऑफ 150 मिली वोल्ट। इसमें आपको आउटपुट कैलकुलेट करना है। ये क्या है, ये नॉन इन्वर्टिंग टाइप का है, तो इसमें जो आपका वी नॉट अपॉन वी आई होगा, इसकी जगह पर क्या होगा 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन, और इनपुट वैल्यू दी है, आप इजीली आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चंस थे। ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसमें आपको ये आउटपुट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें आपके पास में क्या है, ये वैल्यू दी हुई है वोल्टेज की, ये एम्पलीफायर किस टाइप का है, नॉन इन्वर्टिंग। तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा इस पॉइंट पर आपका मान लीजिए V01 आ रहा है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस आर एफ, ये आर एफ अपॉन आर वन मल्टीप्लाई बाई ये वैल्यू, तो ये वोल्टेज आ गया। अच्छा। अब ये जो वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज इस वाले एम्पलीफायर के लिए इनपुट का काम करेगा, और ये किस टाइप का है, इन्वर्टिंग टाइप का। इन्वर्टिंग से इसके लिए जो आउटपुट यहाँ पर आएगा, मान लीजिए कह देते हैं V02, तो V02 की वैल्यू क्या होगी, माइनस आर एफ अपॉन आर आर वन, एफ अपॉन सॉरी माइनस आर आर एफ। वन हो गया, और मल्टीप्लाइड बाई ये वोल्टेज जो इसका आउटपुट आया है। समझ रहे बात? यस सर। नेक्स्ट फिर अगेन Yes, हमारे sir. पास में जो एम्पलीफायर है, ये कौन सा है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग आउटपुट होगा, जो मेन आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, माइनस आर एफ आर एफ अपॉन अपॉन आर वन आर वन और मल्टीप्लाइड बाई इनटू। दिस वोल्टेज जो यहाँ पर आउटपुट Yes, sir. आएगा। तो इस तरह से हम ओवरऑल आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। देखने में देखिए फिगर बहुत बड़ा सा और डरावना सा लग रहा है, बट कैलकुलेशन करने लगेंगे बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है एंड करेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है कि कौन सा आपका ये नॉन इन्वर्टिंग है, कौन सा इन्वर्टिंग है और कौन सा इन्वर्टिंग है। तो पहला सिर्फ नॉन इन्वर्टिंग है, रेस्ट टू आपके इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग है। कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। इसके बाद फिर देखिए समिंग एम्पलीफायर पर हैं क्वेश्चंस। आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, जैसे 6th क्वेश्चन है। सर्किट अभी दिखाएंगे 11.50, इनपुट की वैल्यू दी है, वी इनपुट 40 मिली वोल्ट है और V1 40 है और V2 20 है, दोनों वोल्टेजेस की वैल्यू दी हुई है और 11.50। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 11.50 ये ठीक समिंग एम्पलीफायर है, डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। V1 की वैल्यू पता है, V2 की वैल्यू पता है, दोनों वोल्टेजेस की वैल्यू पता है, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। सिंपल फॉर्मूला लगाइए, आउटपुट कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत इजी बेसिक क्वेश्चन समिंग एम्पलीफायर पे। ऐसे ही 11.52 देखते हैं, इसमें भी आउटपुट कैलकुलेट करना है 11.52। कैलकुलेट कर लेंगे। इस पॉइंट पर हम आउटपुट कैलकुलेट करेंगे पहले। तो ये जो पहला एम्पलीफायर है, ये हमारा किस टाइप का है, इन्वर्ट